हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोमेड इजी। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है इस वक्त? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप सभी इस वक्त घर पर ही हैं, है ना। लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है और आप सभी घर पर हैं। तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त क्या प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं। कोई भी जो भी टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है तो क्या उसमें कोई भी डाउट आ रहा है आपका, है ना। तो बहुत सारी ऐसी एक तरह से बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो जब तक आप ये सारी बातें शेयर नहीं करेंगे, है ना, और जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर में आपसे बोलता हूं कि आप एक कमेंट करके और मुझे जरूर ये बताएं कि इस वक्त आप किस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो हैं जो कि रेगुलर कमेंट करते हैं और इस तरह से एक कम्युनिकेशन जो है हमारे बीच में वो कंटिन्यू होता है, ठीक है। और तो यही आज फिर मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा, जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूं, कि आप एक कमेंट करके, एक कमेंट आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो एक कमेंट जरूर से करें और अपनी जो भी आपकी कोई भी डाउट है या कुछ भी है, आप सिंपली ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ाई अच्छी से चल रही है ना। तो इस तरह से जो भी है तो एक कमेंट एटलीस्ट आप जरूर करें, ठीक है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो हमारा टॉपिक है। और आज का टॉपिक, तो बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल में हमने एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमने अभी तक पढ़ लिया, सबसे पहले तो हमने सेल साइकिल जो कि डिफरेंट फेजेस हैं सेल साइकिल में, ठीक है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज, है ना, M फेज। और इसके बाद में एक G0 फेज के बारे में भी हमने डिस्कस किया, है ना, क्विसेंट फेज या इनएक्टिव फेज भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह से G1 फेज में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, है ना, और S फेज में क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद में G2 एंड फाइनली दैट इज द एक्चुअल मींस फेज ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज द M फेज, जिसको कि हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, है ना। तो इस तरह से हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था तो हमने इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया उसमें, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा, सो द टॉपिक इज C value. Okay, C value. So C value, how will you define the C value? So it is the total content of DNA in haploid set of chromosome. Okay, so it is the total content of DNA in a haploid set of chromosome. Okay, so haploid set of chromosome means N, ठीक है। So it is the total content of DNA in haploid set of chromosome, and the unit of C value, यानी कि C value को हम जिससे मेजर करते हैं तो वो उस यूनिट को हम बोलते हैं पिकोग्राम। So the unit is पिकोग्राम। ओके, ठीक है। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट हो गया ये डेफिनेशन, सी वैल्यू की डेफिनेशन, और सेकंड है इसका यूनिट, यानी सी वैल्यू को हम जो मेजर करते हैं इसको हम मेजर करते हैं पिकोग्राम में, ठीक है। इसके बाद में बच्चों अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि सेल साइकिल के जो डिफरेंट फेजेस है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोम नंबर और सी वैल्यू मींस डीएनए, ठीक है। तो ये दोनों किस तरह से मेंटेन होकर के, और पूरी साइकिल के जो अलग अलग फेजेस हैं उसमें उन सारे फेजेस में ये सी वैल्यू
यानी डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर, ये कैसे अपने को बैलेंस करके चलते हैं। ठीक है, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे इस अपने आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें हमने सेल साइकिल को प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया। सेल साइकिल, डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल एज इट इज द M phase, okay, this is the M phase, and here this is G1 phase, S phase and G2 phase, and here was another phase। बता सकते हैं आप इसका क्या नाम था? बताया था आपको प्रीवियस क्लास में कि यहां पर एक और फेज होती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, सो हियर इज वन अनदर फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज द what? G नॉट। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, G नॉट फेज। ठीक है, तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो क्या है यहां पर, डिप्लॉयड सेल, वन डिप्लॉयड सेल एंटर्स इनटू द सेल साइकिल। ठीक है, एंड हियर first point you have to remember that if the chromosome number is diploid, ठीक है, अगर क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है यानी कि अगर यहां पर लिखा हुआ है 2n, so the DNA content will also be write as 2c। c हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डीएनए कंटेंट को जब हमें लिखना होता है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, c। ठीक है, तो अगर यहां पर क्रोमोसोम नंबर स्टार्टिंग में जब सेल एंटर किया, सेल ने सेल साइकिल में जैसे ही एंटर किया, तो यहां पर डिप्लॉयड सेल है यानी 2n है। ठीक है, तो यहां पर डीएनए कंटेंट भी कितना होगा, डीएनए कंटेंट होगा 2c। ठीक है, सो हियर द डीएनए कंटेंट विल बी 2n हो गया क्रोमोसोम नंबर एंड 2c। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर यहां पर 2n है तो डीएनए कंटेंट कितना होगा, 2c, और अगर हैप्लॉइड है यानी कि n है तो यहां पर डीएनए कंटेंट क्या लिखेंगे, ओनली c या 1c लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएनए कंटेंट को। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो सेल है, दिस होल फेज is termed as what? इंटरफेज। ठीक है, इस पूरी फेज को हम इंटरफेज और इसको एम फेज इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और एम फेज में भी यहां पर आपको बताया था, सबसे पहले क्या है, प्रोफेज, है ना, प्रीवियस क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस की थी। प्रोफेज, मेटाफेज and anaphase, telophase, डायकाइनेसिस भी होता है, और लास्ट में यहां पर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट फेजेस, दोज आर इंक्लूडेड इन एम फेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, यहां पर ये जो सेल है यानी डिप्लॉयड सेल है, ये फर्दर एंटर करेगी G1 फेज में। ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ G1 फेज, जब G1 फेज को क्रॉस कर लेगी सेल, तो क्या सेल के क्रोमोसोम नंबर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई भी इफेक्ट, कोई भी चेंज नहीं होगा सेल के क्रोमोसोम नंबर और सेल के डीएनए कंटेंट में, दोनों में ही किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि यहां अभी तक जो सेल है वो ना तो डिवाइड हुई है, ठीक है, ना ही उसमें या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें
जो डीएनए कंटेंट है उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन तो हुआ नहीं है अभी, है ना। रेप्लिकेशन अगर होता तब जाकर के डीएनए डबल होता। समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या है कि ये 2n क्रोमोसोम नंबर 2n, this is the chromosome number and this is DNA content. So by the end of this G1 phase there will be no change in chromosome number as well as in the content of DNA. So here the chromosome number will be 2n and DNA content will be 2C. There will be no change at all. ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है एस फेज की। ठीक है, एस फेज, एस फेज, अच्छा जीवन फेज। आप देखो जीवन फेज में इस तरह का आपने एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर था और जो डीएनए कंटेंट है वो सेम रहा यहां जीवन में, है ना। तो जीवन में ऐसा चेंज क्यों नहीं हुआ, यानी क्रोमोसोम नंबर या डीएनए कंटेंट में कोई भी चेंज क्यों नहीं हुआ। तो जीवन, आपको प्रीवियस क्लास में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि जीवन फेज में क्या क्या होता है। ठीक है, जीवन फेज में क्या होता है, एक तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है आगे की स्टेजेस के लिए, यहां पर एंजाइम्स चाहिए होते हैं, है ना। तो जीवन में सेल प्रिपेयर करती है किसके लिए, एस फेज के लिए। ठीक, तो एस फेज के लिए यानी कि यहां पर प्रोटीन चाहिए होगा, है ना। प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनते हैं जो कि रेप्लिकेशन होता है सेल का। यहां पर डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसके लिए एंजाइम्स चाहिए होंगे। तो उन सारे एंजाइम्स को बनाने के लिए यहां पर प्रोटीन चाहिए होगी, तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना। इसके बाद में आरएनए, ठीक है, जो आरएनए है उसकी भी यहां पर रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी सिंथेसिस होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि जीवन में होती है, लेकिन किसी भी तरह का ऐसा कोई भी चेंज नहीं होता है जिससे कि क्रोमोसोम नंबर या फिर डीएनए कंटेंट में कोई भी चेंज हो पाए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो क्रोमोसोम नंबर है और जो डीएनए कंटेंट है वो कैसा है, यहां पर भी सेम ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट फेज आती है यहां पर एस फेज। ठीक है, एस फेज और सिंथेसिस फेज। यहां पर आपको पता है कि एस फेज में रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, है ना। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मींस डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपी। ठीक है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। तो अब यहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा यानी 2n ही रहेगा, बट द डीएनए कंटेंट विल बी डबल्ड। समझ में आ रहा है, डीएनए कंटेंट कैसा होगा, अब यहां पर डबल हो जाएगा। और डबल क्यों होगा, क्योंकि यहां पर रेप्लिकेशन हो चुका है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, यानी डीएनए अपनी कॉपी बना चुका है। ठीक है, इसलिए यहां पर अब हम क्या लिखेंगे इसको, 4C। समझ में आ रहा है, यहां पर इसको लिखेंगे 4C। ठीक है, अब इसको और समझ लेते हैं कि यहां पर 2n/4C जो हमने लिखा ये किस तरह से हुआ। ठीक है, ये भी जो है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस तरह से हुआ, तो इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या होता है, दिस इज the structure of a chromosome. Okay, this is the structure of chromosome. This is the centromere where spindle fibers are attached, and these are the DNA that is wrapped around the histone protein that is also known as nucleosome. So this is the DNA. Okay, now here the DNA replication will take place now. So DNA replication, ठीक है, यहां पर क्या होगा, डीएनए जो है यहां पर रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, एंड आफ्टर रेप्लिकेशन another strand of DNA will be synthesized. ठीक है, यहां पर डीएनए जो है इसका
एक स्ट्रैंड इस तरह से यहां पर जो है डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ठीक है। एंड द क्रोमोसोम विल ऑल्सो इनवेजिनेट like this, okay. Here also it will invaginate inner side and like this, okay. So this is the centromere and these are two chromatids. These are now they are called chromatids or sister chromatids. They are the sister chromatids, ठीक है। तो इस तरह से अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में इस तरह से क्रोमैटिड्स, दो क्रोमैटिड्स यहां पर बने। बट ये क्या है, ये एक ही क्रोमोसोम है, ये दो अलग अलग क्रोमोसोम नहीं है। ये क्या है, ये एक ही क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम में ही यहां पर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। क्रोमोसोम अभी सेपरेट नहीं हुआ, ठीक है। बट डीएनए कंटेंट हैज डबल्ड, ओके। डीएनए कंटेंट हैज डबल्ड, सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव रिटन दैट द डीएनए कंटेंट इज डबल, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 4C। समझ में आ रहा है? यहां पर हमने 2n क्यों लिखा, 2n बिकॉज क्रोमोसोम इज सिंगल, ठीक है। क्रोमोसोम सिंगल ही है और क्योंकि किसी भी तरह का डिवीजन नहीं हुआ क्रोमोसोम में अभी, और यहां पर डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो चुका है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है, डीएनए अपनी कॉपी बना चुका है, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या हमने लिखा 2n/4C, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा यहां पर कि हमने इस तरह से यहां पर क्यों लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सेल विल एंटर इनटू द G2 फेज, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस G2 फेज, G2 फेज क्या है, G2 फेज में भी सेल प्रिपेयर करती है खुद को M फेज के लिए, ठीक है। ये भी हमने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में कि जो G2 फेज है, इस गैप 2 या G2 फेज में सेल आगे की जो फेज है यानी M फेज, दैट इज द एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल वेयर इट टेक्स प्लेस। सो दिस इज द, तो G2 फेज में इस तरह की तैयारियां होती हैं, ठीक है। क्योंकि आगे चल करके क्या होना है, न्यूक्लियस डिवाइड होना है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होना है, फिर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होना है, साइटोकाइनेसिस होना है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या है, नए नए स्ट्रक्चर्स बनने होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारे जो है ये सारे स्ट्रक्चर्स बनने होते हैं। तो इनके लिए क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स चाहिए होंगी, ठीक है। इनके लिए प्रोटीन्स चाहिए होंगी, तो वो सारी प्रोटीन्स जो है G2 फेज में बनती है। बट यहां पर भी ऐसा कोई भी चेंज नहीं होता है इस G2 फेज में जिससे कि इसके क्रोमोसोम नंबर या फिर डीएनए कंटेंट पर कोई भी इफेक्ट या कोई भी चेंज आए, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, जिस तरह से क्रोमोसोम नंबर यहां पर भी 2n एंड डीएनए कंटेंट विल बी व्हाट 4C। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हुआ, इस तरह से 2n/4C, ठीक है। सेम रहेगा यहां पर भी इसी तरह से, क्योंकि यहां कोई भी ऐसा चेंज नहीं हुआ अभी भी जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर या फिर इसके डीएनए कंटेंट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज आए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल इज गोइंग टू एंटर इनटू द M फेज, दैट इज द एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। अब इस M फेज को आपको समझना है, यहां पर क्या होता है। सबसे पहले तो बच्चों, ये जो सेल है ये आएगी मेटाफेज, जैसे ही सेल पहुंचती है मेटाफेज स्टेज में। सो मेटाफेज स्टेज जो है ये एक ऐसी स्टेज है, इसको हम अभी डिटेल में सारी ये स्टेजेस हम पढ़ेंगे। सो इन मेटाफेज स्टेज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेट,
okay, and that plate or that disc like structure is called as मेटाफेजिक प्लेट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट. और उस मेटाफेजिक प्लेट के चारों तरफ जो है सारे के सारे क्रोमोसोम्स वो अलाइन हो जाते हैं एक लाइन में. समझ में आ रहा है? वो सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक जो एक प्लेन या एक जो ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसके चारों तरफ सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो एक रो में एक अलाइन हो जाता है. ठीक है, ये होता है मेटाफेज स्टेज में. ठीक है, और इसके बाद में जो यहां पर नेक्स्ट स्टेज आती है जिसको कि हम बोलते हैं एनाफेज स्टेज. ठीक है, एनाफेज स्टेज में क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इस तरह से डायग्राम के थ्रू. ठीक है, so this is the centromere and these are spindle fiber. They are the spindle fiber, okay, and these spindle fibers they pull दिस सेंट्रोमियर टू द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये जो यहां पर आप देख रहे हैं सेंट्रोमियर, इस सेंट्रोमियर को यहां पर ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये एक पोल की तरफ ले जाएगा और ये दूसरे पोल की तरफ ले जाएगा. समझ में आ रहा है? इस तरह से जो है क्रोमोसोम का यहां पर जो क्रोमोसोम है वो कैसा होगा, सेंट्रोमियर यहां पर ब्रेक होगा. ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा इस डायग्राम से कि यहां पर ये जो स्पिंडल फाइबर है ये इस सेंट्रोमियर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे यहां पर, और उसको इस दोनों जो क्रोमैटिड्स हैं इसको ऑपोजिट पोल की तरफ इसको लेकर के जाएंगे. ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया. तो ये जो है ये स्टेज आती है, इस स्टेज को हम बोलेंगे एनाफेज स्टेज. ठीक है, ये कौन सी स्टेज है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एनाफेज स्टेज. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहां पर, तो सपोज हियर अ डिप्लॉयड सेल स्टेज, हमने डिप्लॉयड लेकर के चलना है. ठीक है, सो यहां पर सपोज देयर आर 46 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमोसोम. सो 46 क्रोमोसोम विल मूव हियर एंड 46 विल मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल मूव. ठीक, और इस एनाफेज स्टेज में अगर हम देखें तो यहां पर ये क्या है 2n एंड दिस इज ऑल्सो 2n. सो अब यहां पर इस एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया, क्रोमोसोम नंबर हुआ यहां पर 4n एंड डीएनए कंटेंट इज ऑल्सो 4c. समझ में आ रहा है? यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है 2n एंड 2n. ठीक है, ये डिप्लॉयड हमने लिया हुआ है, तो डिप्लॉयड में अब यहां ये है एनाफेज स्टेज. ठीक है, इसको हम बोलेंगे एनाफेज स्टेज. तो इस एनाफेज स्टेज में क्या होगा, यहां पर 46 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमोसोम्स दे विल मूव इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, एंड बट दे हैव नॉट सेपरेटेड येट. अभी भी अब इसमें समझने वाला पॉइंट क्या है, यहां पर सेल में क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव तो कर रहा है, बट सेल जो है वो अभी भी यहां पर वो डिवाइड नहीं हुई है, अभी भी सेल अटैच्ड है. समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर क्या है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज 2n एंड 2n. ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा यहां पर, तो इसे इस तरह से ना लिख के आप 46 here and 46 here, so they are
2n। ओके, अब लेकिन अभी आपको क्या बताया कि यहां पर जो सेल है वो अभी भी डिवाइड नहीं हुई है। ठीक है, सेल अभी भी अटैच्ड है। ठीक, और ये डिवाइड कब करेगी? ये डिवाइड करेगी जब यहां पर लास्ट का जो प्रोसेस है दैट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, जब इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तब जाकर के ये जो सेल है ये डिवाइड होगी। सो आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सो आफ्टर साइटोकाइनेसिस हियर द सेल नाउ विल बी डिवाइडेड। ठीक है, यहां पर जो सेल है वो क्या होगी? अब डिवाइड होगी। ठीक है, तो अब डिवाइड होगी यानी कि डिप्लॉइड, और ये डिप्लॉइड। ठीक है, क्रोमोसोम कैसे होंगे? क्रोमोसोम भी यहां पर क्या होंगे? डिप्लॉइड। आप देख रहे हैं यहां पर कैसे क्रोमोसोम, ये डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है। ठीक है, सो यहां पर भी क्रोमोसोम कैसे होंगे? डिप्लॉइड। और अगर क्रोमोसोम डिप्लॉइड है तो डीएनए कंटेंट कैसा होगा? डीएनए कंटेंट हम क्या लिखेंगे यहां पर? 2C, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 2C एंड 2C। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब ये आप देख सकते हैं यहां पर हमने स्टार्ट किया था 2n 2C से। ठीक है, और फाइनली जो यहां पर जो सेल है जो कि डिवाइड किया, तो ये क्या बनाया? ये भी सेम क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट सारे फेजेस में चलने के बाद यहां से स्टार्ट किया, और सारी फेज कंप्लीट होने के बाद और लास्ट में जो क्रोमोसोम नंबर है और जो डीएनए कंटेंट है वो कैसा है? वो दोनों के दोनों मेंटेन रहे, यानी किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हुआ। बीच में जो भी चेंजेस हुए आप देख रहे हैं यहां पर डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हुआ। ठीक है, डीएनए कंटेंट यहां पर डबल हुआ, बट आगे जाने के बाद किस तरह से डीएनए जो है वो डीएनए ने अपने को मेंटेन किया। ठीक है, जो कि मेटाफेज और बेसिकली एनाफेज जो स्टेज है उसमें जाकर के क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन हुआ और डीएनए कंटेंट जो है वो भी मेंटेन हुआ। ठीक है, और फाइनली जिस स्टेज से हमने स्टार्ट किया था यानी 2n अपॉन 2C से, ठीक है, और इसी में ही ये आकर के और एंड हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा जो टॉपिक C वैल्यू। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज यहां पर आपसे कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, if a cell has C value, suppose here the value is given 20 पिकोग्राम। ठीक है, यहां पर जो C वैल्यू है वो दी हुई है 20 पिकोग्राम। अच्छा, जब भी आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि इफ अ सेल, ठीक है, और सेल मेंशन ना किया जाए कि ये हैप्लॉइड सेल है या फिर डिप्लॉइड सेल है ना, कोई भी सेल हो सकती है, तो आप अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो फिर आप यहां पर क्या लेकर के चलेंगे कि ये जो सेल है ये बात की जा रही है यहां पर डिप्लॉइड सेल की। समझ में आ रहा है? ये किसकी बात कर रहे हैं? डिप्लॉइड सेल की। ठीक है, सो 2n, ठीक है, डिप्लॉइड सेल की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, और तो ये C वैल्यू जो दिया हुआ है ये दिया 20 पिकोग्राम, और सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इसके एग में C, इसका जो एग होगा इसमें C वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके एग में C वैल्यू कितनी होगी। तो अब सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जब यहां पर 2n दिया हुआ है, 2n और C वैल्यू जो है वो 20 पिकोग्राम है। ठीक है, और एग कैसा है? एग एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो हैप्लॉइड केस में यहां पर C वैल्यू कितनी आ जाएगी? हैप्लॉइड केस में, डिप्लॉइड में 20 है तो हैप्लॉइड में कितनी आएगी? ऑब्वियस सी बात है, कितनी आएगी? 10, है ना, 10 पिकोग्राम। समझ में आ गया? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है,
और सपोज यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि सपोज यहां पे क्वेश्चन इस तरह से, ये तो एग का बोला गया आपसे, एग मीन्स एन हैप्लॉइड, और एक अगर क्वेश्चन बोला गया आपसे कि यहां पर एंडोस्पर्म, ये जो है एंडोस्पर्म, इसके एंडोस्पर्म में डीएनए कंटेंट क्या होगा, इसकी सी वैल्यू क्या होगी इसके एंडोस्पर्म, ठीक, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एंडोस्पर्म है और बेसिकली जो एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के केस में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है दिस इज द 3N, ठीक है, ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है, 3N इन द केस ऑफ व्हाट, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो अब यहां पर ये क्या है 3N, और N की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है पहले से ही 10 पिकोग्राम, तो यहां पर एंडोस्पर्म में C वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 10 इज 30 पिकोग्राम, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस है, और अगर इसी में ही क्वेश्चन जो है, कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके प्रीवियस जो एग्जाम्स हैं, मेडिकल एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें कि थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए इस क्वेश्चन को और क्या कर सकता है, इसमें क्वेश्चन को इस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है कि ये तो केस है, अगर यहाँ पर मेंशन नहीं किया तो आप एंडोस्पर्म क्या लेकर के चलेंगे, एंडोस्पर्म आप जो मानेंगे इसको वो एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अगर ये एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म है तो फिर यहाँ पर जो होगा ये क्या होगा, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, 3N। बट अगर यहां पर एंजियोस्पर्म की बात ना करके और जिम्नोस्पर्म की बात करें, ठीक है, लाइक साइकस, पाइनस, ठीक है, अगर इनके एंडोस्पर्म की बात करें तब आप वहां पर क्या लेंगे, तब इस एंडोस्पर्म को आप वहां पर डिप्लॉइड लेंगे, समझ में आ रहा है, तब वहां पर कैसा होगा एंडोस्पर्म, वो होगा डिप्लॉइड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट, तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस सी वैल्यू से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस होल टॉपिक वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का हमारा पूरा टॉपिक सी वैल्यू, ठीक है, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने डिस्कस किए आपसे कि इस तरह से क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे सेल साइकिल में कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल साइकिल में होने वाली किसी भी तरह की अगर कोई भी गड़बड़ी हुई, ठीक है, कोई भी मिस्टेक अगर हुई सेल साइकिल में तो उसको तुरंत वहां पर वो रोक देंगे, कैप्चर कर लेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरह के हम बेसिकली 3 चेक पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा मैं आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक जरूर कर दें, ठीक है। शेयर तो आपको करना ही है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप इस वीडियो को, ठीक है, जिससे कि सारे बच्चों तक ये इजिली पहुंच पाए, जो भी घर पर हैं बच्चे सारे। और लास्ट में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू डू 1 कमेंट, ठीक है, एक कमेंट आप सभी को करना है। और ठीक है, तो जो भी अगर आपको इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से रिलेटेड या अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप एक कमेंट करके, या आप उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि आप किसी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है आपको पढ़ाई में, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक कमेंट आपको जरूर करना है, और इस बार मैं देखूंगा इसको पर्सनली देखूंगा कि आप में से कौन कौन है जो कमेंट कर रहा है, ठीक है। थैंक यू।